मोदी जी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जैसे अभी आप देख लीजिए, मैं कल ही यहाँ देख रहा था, जिस तरीके से मंदिर का इशू बना रखा हुआ है, मतलब इसके हाँ राम मंदिर का, इसके सिवा कोई चीज़ ही नहीं है मतलब इंडिया में। तो ये पाकिस्तान का एक बार सुन लीजिए आप, पाकिस्तान का एग्जांपल दूं। पाकिस्तान में ऐसे कितने मंदिर है जहाँ ना पूछा गया, ना कोर्ट, ना कचहरी, ना किसी से बातें, डायरेक्टली तोड़ दिया गया। तो ऐसे तो सर यहाँ पे भी है। हाँ, तो वही अगर आप फिर भी ये नहीं हुआ, फिर भी कोर्ट में गई है बातें, फिर भी कोर्ट में गई है, लड़े हैं सब। बात तो मेजोरिटिज्म से हुई है ना। आपने पहले जजों ने फैसला क्यों नहीं दिया, इस जज ने क्यों फैसला दिया? क्योंकि इस समय सरकार भी वही है ना, सरकार और सब मिलाकर मतलब एक जो मतलब मेजोरिटिज्म का जो सिस्टम है वो सब कुछ इंक्लूड हुआ है ना। उससे पहले क्यों नहीं दिया गया फैसला? अगर ये खुद प्रधानमंत्री का अपने नाम से स्टेडियम होना और उनका उस जगह जाके अवार्ड देना, खिलाड़ियों के ड्राइंग रूम में घुस के उनको गले लगाना, तो ये तो ऐसे लगता है ना कि प्रधानमंत्री अपना जो असली काम है, प्रधानमंत्री होने का काम है, उससे छोड़ के दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं जहाँ से उनको सिर्फ फेम मिले, जहाँ से वो सिर्फ मीडिया की नज़र में रहें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रितपाल सिंह है। सर आप लोकल दिल्ली से ही हैं या कहीं? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा सर, अभी आप देख रहे हो इलेक्शन आने वाला है, उसकी जोर शोरों से तैयारियां भी हो रही हैं। सब हर जितने भी विपक्ष हैं या जो भी प्रेजेंट की गवर्नमेंट है, सब लगी हुई है अपनी अपनी ओर से लोगों को खुश करने में भी, और भी जो चीज़ें होती हैं। अभी आपको क्या लगता है सर, 24 में अगेन दूसरी बार नहीं तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे या इस बार कोई और भी बन सकता है? बिल्कुल मोदी जी बनेंगे। जब तक इलेक्ट्रल बॉन्ड रहेगा तब तक मोदी जी को कोई नहीं हिला सकता। पूरा ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का सिस्टम है, अगर आपको पता हो या देश के लोगों को, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए क्या है सर, ताकि लोग समझें इस चीज़ को। इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए तो रघुराम राजन का आप इंटरव्यू देख लीजिए, उसी में ये बात बोला गया कि उसमें सरकार किस तरह से एडवांटेज है दूसरे विपक्षी पार्टियों के लिए। काला पैसा तो पकड़ा जाता है, लेकिन सफ़ेद पैसा को इस तरह से बनाया हुआ है कि वो फंड्स किस तरफ जा रहा है ये सरकार देख सकती है, लेकिन जो सरकार मतलब जो पार्टी आज सरकार में है उसकी तरफ जो फंड आ रहा है उसको कोई नहीं देख सकता। क्योंकि अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड में तो ये सिस्टम बनाया गया है कि जो दे रहा है, जो दान दे रहा है, जो डोनेशन दे रहा है, उसकी एंटिटी नहीं बताई जाएगी। तो ये सरकार तो कर सकती है, जो सिस्टम से बनाया हुआ है ये सरकार तो देख सकती है कि ये पैसा कौन दे रहा है। और दूसरी पार्टियों को चोरी अभी भी हो रही है, आप ये कह रहे चोरी अभी भी स्टिल हो रही है। अब इसको चोरी कह सकते हो, लेकिन ये वाइट तरीका है ना, जो डोनेशन से पैसा आ रहा है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पैसा आ रहा है, वो तो वाइट है, उसको तो आप ब्लैक नहीं बोल सकते। हालांकि ये बात अलग है कि कौन दे रहा है इस बारे में नहीं पता, लेकिन किसको दे रहा है ये पता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सरकार के पास बहुत एडवांटेज है। ये एडवांटेज है कि ये आप विपक्ष की किस पार्टी को दे रहे हैं वो तो सरकार को पता लग जाएगा, लेकिन सरकार को कौन दे रहा है उसका सिर्फ सरकार को ही पता लगेगा। सरकार का मतलब है आज बीजेपी की सरकार है ना, केंद्र सरकार में खासकर मतलब केंद्र सरकार है, जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो तो बीजेपी की है, और उसी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जहाँ से आप ये डोनेशन दी जाती है। तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे वो मतलब सिक्योरिटी के बहाने ले लें या किसी भी बहाने ले लें। ऐसा तो कोई रूल नहीं होगा कि वो स्टेट बैंक को ही मना है कि वो इन्फॉर्मेशन ना दे। सरकार को तो उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अगर सरकार मांगती है तो। सर इसके अलावा भी आप देख रहे होंगे कि एक बात और चल रही है, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए चल रही है कि बहुत हमारे देश में बहुत सारे प्रदेशों में उनकी संख्या अभी बढ़ रही है, पहले कुछ से अभी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। तो कुछ ये भी कहना है कि ये एक वोट बैंक की राजनीति। आपको क्या लगता है सर, ये वोट बैंक की राजनीति है कुछ और है? तो आप उनको पहचानिए ना, जो लोग बाहर से आते हैं, जो लोग रिफ्यूजी हैं, आप उनको पहचानिए, उनको कार्ड दीजिए ताकि वो वोट के सिस्टम में ना आए। अगर हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है कि आप किसी के लिए भी वोट बना दें, आप किसी को भी आधार कार्ड इशू कर दें, तो इसमें हमारी कमज़ोरी है ना। अगर आप दया वाली बात करते हैं, जो कंपैशंस है वो तो दूसरे देशों में भी है। आप सीरिया से बहुत लोग यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं जहाँ अगर उनके देश में अच्छे हालात नहीं हैं। रोहिंग्या क्यों आ रहे हैं वहाँ से, म्यांमार से क्यों आ रहे हैं? कि उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा। म्यांमार की सरकार उनके साथ अत्याचार कर रही है, इसीलिए वो बांग्लादेश की तरफ या इंडिया की तरफ आ रहे हैं। तो एज ए मतलब आप दया के लिए तो आप बिल्कुल इस बात को कीजिए, लेकिन आपके साथ ऐसा मजबूत होना चाहिए कि भाई उनके आधार कार्ड उनके हिसाब से बने या उनके रिफ्यूजीज कार्ड बने, जो भी हैं, ताकि वो हमारे इलेक्ट्रल सिस्टम में ना घुस पाएं। सर बहुत लोग ये कह रहा है कि उनको हमारे देश से निकल जाना चाहिए, अगर वो नहीं निकल रहे तो उनको निकाल दे, ज़बरदस्ती से ही निकाले, क्योंकि वो आगे चल के हमारे देश के लिए खतरा भी हो सकते हैं। आपको भी आप मतलब क्या, अगर कोई परेशान है या वहाँ जाके उसकी जान को खतरा है या वहाँ पे दंगे चल रहे हैं, तो आपको उठा के क्या उनको वहाँ भेज देना चाहिए? आप ये बोलिए ना कि भाई उसका इलाज क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। अगर कोई मेरे घर में मेरे से दया मांगने के लिए आता है, अगर मेरे बगल वाले घर में आग लगी होती है, तो ये मेरा फ़र्ज़ है ना कि मैं उसको अपने घर में कुछ दिन के लिए आसरा दे दूं, ताकि वहाँ पे जो सिचुएशन ठीक हो जाए तो वो वापस चले जाएं।
नहीं, आपकी बात सही है, पर अगर जैसे वो दूसरी कंट्री से आए लोग हैं तो दूसरी कंट्री को कैसे यहाँ के लोग ठीक कर पाएंगे? वहाँ का मैटर तो वो लोग ठीक करेंगे, जैसे बांग्लादेश हो गया, तो म्यांमार हो गया। आप फिर ऐसा हमारे देश में ऐसे लोग होने चाहिए जो किसी को मरने के लिए छोड़ दें, जहाँ मरता है मरने दें, हमें क्या लेना देना। ये तो इस तरह की सोच है ना, फिर वो सोच कई लोगों की है। आपको खतरा लगते है या नहीं लगते, मैं ये पूछ रही हूँ। जैसे आगे चल के खतरा आपको लगता है कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, इस बारे में मैं नहीं कह सकता कोई इंसान किस तरह का होता है, इस बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि धर्म का भी अपना मैटर है। बहुत से मैटर एक साथ चल रहे होते हैं, लेकिन आप अब बड़े प्रोस्पेक्ट्स में देखिए ना कि आप इतने सारे लोग कोई दया के लिए आपके पास आते हैं, तो आप ये बोलेंगे कि सबको एक ही रंग में रंग देंगे क्या आप? अच्छा सर, इसके अलावा एक टाइटल चलता है, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलता है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी, और दूसरा है कि मोदी ने देश को बेच दिया। आपको क्या लगता है जो ये चीज़ें चल रही, स्टेटमेंट पास हो रहा है, ये सही है, सच बात है, या केवल कहने वाली बात? नहीं, नारे लगाने में तो बहुत से नारे लगते हैं, खुद बीजेपी भी ऐसे नारे लगाती है जो ठीक नहीं है। ऐसा देश तो खैर ऐसा नहीं बिकता, या देश का एक अपना स्टेटस है, वो मोदी से पहले भी था और मोदी जी के बाद भी रहेगा। देश के लिए तो ऐसी बात बोलना गलत ही है, लेकिन फिर भी मोदी जी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जैसे अभी आप देख लीजिए, मैं कल ही यहाँ देख रहा था, जिस तरीके से मंदिर का इशू बना रखा हुआ है, मतलब इसके, हाँ, राम मंदिर का, इसके सिवा कोई चीज़ ही नहीं है मतलब इंडिया में। तो ये भी अपने आप में, मतलब मीडिया जिस तरह से काम कर रहा है, वो तो एक ऐसा माहौल तैयार कर रहा है कि एक ही तरह का बस हम सब एक ही रूप है, हम लोग अलग अलग नहीं है, मतलब हमें डाइवर्सिटी नहीं है, इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे जो आ रहा है, जिस तरह से बात कर रहा है, वो एक ही तरह की बात कर रहा है, उस एक ही तरह के गुण गा रहा है। वो चीज़ नहीं है ना इंडिया में। असली इंडिया तो ऐसा नहीं है, असली इंडिया तो अलग अलग तरह का इंडिया है। आप यहाँ पे हम कुछ और बात कर रहे हैं, कहीं कुछ और तरह की सोच है, कहीं कुछ और तरह की सोच है, तो वो असली इंडिया वाली बात करें ना। मोदी जैसे अभी आपने ये बहुत बोला कि सब एक ही तरह की बातें कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, मतलब क्या है इसका? भी मतलब मोदी जी ने इनको राष्ट्रपति बना दिया जो दलित आदिवासी महिला थी, या मोदी जी ने राष्ट्रपति बनाया है जो मतलब जो ओबीसी कम्युनिटी के हैं, या मोदी जी ने ऐसे किया, मोदी जी ने वैसे किया। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो ये जानबूझ के की गई हैं या मीडिया के जरिए दिखाई गई हैं। आप उसके मतलब ठीक प्रोस्पेक्ट्स में नहीं आप बता रहे हैं ना। फेमस होने के लिए या कहीं ना कहीं अपना एक एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? अपना पॉजिटिव वे में लोगों को दिखा रहे हैं। हाँ, तो इसको पॉजिटिव वे में ही दिखा रहे हैं ना। आप एक बात सुनिए, जिसमें काबिलियत है वही तो उपराष्ट्रपति बनेगा, जिसमें काबिलियत है वही तो राष्ट्रपति बनेगा। अगर इस तरह से बताया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोदी जी ने ये सब कर दिया तो ये अपने आप में एक बड़ा हास्यास्पद बात है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री का अपने नाम से स्टेडियम होना और उनका उस जगह जाके अवार्ड देना, खिलाड़ियों के ड्राइंग रूम में घुस के उनको गले लगाना, तो ये तो ऐसे लगता है ना कि प्रधानमंत्री अपना जो असली काम है, प्रधानमंत्री होने का काम है, उससे छोड़ के दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं जहाँ से उनको सिर्फ फेम मिले, जहाँ से वो सिर्फ मीडिया की नज़र में रहें। अच्छा सर, आपके पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है कि फिर कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? किसी और को भी चांस मिले तो फिर किसको मिलना चाहिए? देखिए, देश में ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए जो पूरे देश में एक्सेप्टेबल हो। बेशक वो 10% लोग पूरे देश के लिए एक्सेप्टेबल हो, लेकिन वो भारत के हर कोने में होने चाहिए। यहाँ तो आज साफ नज़र आ रहा है कि हमारी जो साउथ की राजनीति है और जो नॉर्थ की राजनीति है, जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं और जो दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो हिंदी समझते नहीं ज़्यादातर, मतलब उस तरह के, गुजरात वगैरह को छोड़ दीजिए, वहाँ से प्रधानमंत्री की दूरी बन रही है धीरे धीरे। वो उनको ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री उनके नहीं है, जो प्रधानमंत्री सारे देश के होने चाहिए। इस तरह से प्रधानमंत्री होने चाहिए। आपको कौन लगता है सर, कौन होना चाहिए जो कि वहाँ? बिल्कुल पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिन्होंने चलाए हैं, जो देश के इंस्टीट्यूशन है, जैसे आरबीआई के गवर्नर रहे हैं रघुराम राजन, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नंदन नीलेकनी नहीं है जिन्होंने इन्फोसिस कंपनी को इतनी बड़ी कंपनी बनाया है, जिसके पीछे हम लोग ये बोल नहीं सकते हैं कि भाई उसके पीछे कोई किसी तरह की कोई सरकारी मदद होगी, क्योंकि वो एक तरह का ब्रेन से बनाई हुई, मतलब एक तरह से ऐसी कंपनी बनाई हुई है जिसमें दिमाग लगा है। ऐसे लोग फिर पॉलिटिक्स में आए, अपना नाम कमाए, तब तो रुकने नहीं देते ना ऐसे लोगों को। अगर ऐसे लोग आएंगे तो इनडायरेक्ट वे में ही आएंगे, डायरेक्ट वे में पब्लिक के साथ तो वो नहीं जा सकते हैं। जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने एक बार साउथ दिल्ली से शायद इलेक्शन लड़ा था, वो हार गए थे, बावजूद इसके वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश को बहुत अच्छी तरह चलाया है। मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा चलाया है देश को। इसके अलावा सर एक ये भी बात होती है कि जैसे बहुतों का ये कहना है कि एक बार राहुल जी को भी चांस मिलना चाहिए, राहुल गांधी जी को भी मिलना चाहिए। मे बी वो एक यंग इंसान है और वो बाहर से एजुकेटेड है, तो वो कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं। इसको इसी बात से कह सकता हूँ ना कि भाई अगर मोदी जी को चांस मिला है तो राहुल गांधी को भी चांस मिलना चाहिए। उस नज़र में तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री एक बहुत ही ऐसा पद है जिसके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। उनको सिर्फ उनके लिए ये नहीं है कि आप सिर्फ अगर आपको चांस मिला तो आप सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट करें, अपने आप को बढ़ाएं। उनका काम है देश को बढ़ाने का। देश को बढ़ाने का मतलब है कि देश के लोग पढ़े लिखे हैं, देश के लोग विकसित हों, उनका मतलब उनकी डेवलपमेंट हो। आपका जैसे फूड को लेकर है, उनके न्यूट्रिशंस अच्छी हो, और
उनकी हेल्थ अच्छी हो, इन चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए ना। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं और बाकी पर्सनालिटी के ऊपर कम काम करते हैं। इसके अलावा सर आपको क्या क्या शिकायतें हैं प्रधानमंत्री से कि उनको ठीक, अगर वो सपोज 24 में फिर से आते हैं तो उन्हें क्या बदलाव करना चाहिए, क्या और अच्छा कुछ ऐसा करना चाहिए कि जनता को, आम पब्लिक को, आम लोगों को फ़ायदा पहुँचे उससे? कम से कम उन्हें मीडिया के मतलब उन्हें जो लोग सवाल पूछते हैं उसके जवाब तो देने चाहिए ना। वो तो एक तरफा बात करते हैं, कोई उनकी तरफ से जो बात लोगों को जाती है वो है, उनसे तो कोई सवाल नहीं कर सकता कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कम से कम प्रधानमंत्री इसलिए तो हो ना कि भाई लोग उनसे सवाल कर सकें, भाई आप अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। कुछ शिकायतें हैं तो वो शिकायतें सीधी प्रधानमंत्री से कर सकें। ऐसा तो सिस्टम नहीं है, ऐसा सिस्टम तो ख़राब किया जा रहा है। पूरा आप मीडिया देख लीजिए, बिल्कुल वो तो गुण गा रहा है। कल मैं प्रोग्राम देख रहा था तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ भजन हो रहा है, जो नवभारत टाइम्स का था। बिल्कुल यहाँ पे एक भजन मंडली लगी हुई है जो राम मंदिर के लिए काम कर रही है, मतलब राम मंदिर के लिए प्रचार कर रही है। वो तो बिल्कुल समाचार नहीं लग रहे थे, कोई न्यूज़ चैनल तो वो लग नहीं रहा था। अच्छा सर, राम मंदिर पे मैं अभी बोलना चाहूँगी, जनवरी में है, उद्घाटन है राम मंदिर का। आपको क्या लगता है, ये मुझे बताइए कि ये जैसे भी राम मंदिर बनाए, आई नो इस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं अभी इस टाइम पे, पूरे देश में इसी की बात हो रही है, लेकिन आपके हिसाब से क्या ये बनना ठीक था या नहीं? देखिए, मैं अब इस बारे में अपनी ओपिनियन नहीं रख सकता, क्योंकि कोई भी, चाहे जब बाबरी मस्जिद भी बनी होगी तब भी एक ताकत थी उनके पास, उस ताकत से वो मस्जिद बनाई गई है। तो आज भी इसी तरह से बना है, एक ताकत है सरकार के पास, उसमें कोर्ट भी शामिल है, उसमें आम आदमी भी शामिल है, क्योंकि एक परसेप्शन तो ऐसी है ना, मतलब मेजॉरिटी की परसेप्शन है जिससे ये मंदिर बन रहा है। यहाँ तो, सर मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे आपने कहा गवर्नमेंट को आप ना भी लो तो मेजॉरिटी की तो परसेप्शन है ना, ज़्यादातर लोग तो इसके पक्ष में हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए। हालांकि ये मेरी ओपिनियन हो सकती है कि भाई इस तरह से आप नहीं किसी से ले सकते। जब आप आज आस्था का विषय था तो वो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उससे पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट के आपको क्या लगता है कि अगर कोर्ट पे नहीं जाते तो फिर किस तरह से ले सकते थे? देखिए, हो सकता था, ऐसा नहीं है, आस्था के विषय हैं, आपस में बातें करके हो सकते थे। और दूसरी बात है, मंदिर में तो तब मैं भी गया था मंदिर में, उसमें राम मंदिर था पहले से, गिराने से पहले वो फिर टेंट में आए हैं, रामलला टेंट में आए हैं। उससे पहले भी वो जो मस्जिद का जो ढांचा था उसके अंदर मंदिर था, मैं उस मंदिर में गया हूँ। मस्जिद के अंदर जो ढांचा था एक जगह, हाँ, मतलब एक मंदिर के लिए जगह थी और मस्जिद के लिए भी जगह थी। आपने कहा कि कोर्ट कचहरी पे ना जा करके अगर डायरेक्टली बात करते, आपको लगता है बातों से मान जाते सब लोग? आखिर बहुत साल नहीं मानते, 10 साल 20 साल, जैसे लोगों को जैसे लोग डेवलप होते हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है, मेजोरिटिज्म क्या है, माइनॉरिटिज्म क्या है। अभी 400-500 साल हो चुका था, नहीं माने हैं। ये 400-500 साल की बात नहीं है। आप ना इसको जैसे मर्जी आप बोल लीजिए। देखिए, अगर 500 साल पहले अगर मस्जिद बनी है तो वो भी ताकत के जोर पे बनी है। आपने मुद्दा 1948 से स्टार्ट किया है। अब ये जो आप जैसे मर्जी न्यूज़ को ले लीजिए कि 500 साल से था या 1857 में था या उसके बाद 1948 में ये मुद्दा आया, क्योंकि मुस्लिम बहुत माइनॉरिटी में आ गया, और जो मुस्लिम वोट, मेरा बस ये था, जैसे अभी आपने ये बोला ना कि कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था किसी, जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं पाकिस्तान का एक बार सुन लीजिए आप, पाकिस्तान का एग्जांपल दूं। पाकिस्तान में ऐसे कितने मंदिर है जहाँ ना पूछा गया, ना कोर्ट, ना कचहरी, ना किसी से बातें, डायरेक्टली तोड़ दिया गया। तो ऐसे तो सर यहाँ पे भी है। हाँ, तो वही, अगर आप फिर भी ये नहीं हुआ, फिर भी कोर्ट में गई है बातें, फिर भी कोर्ट में गई है, लड़े हैं सब। बात तो मेजोरिटिज्म से हुई है ना। आपने पहले जजों ने फैसला क्यों नहीं दिया, इस जज ने क्यों फैसला दिया? क्योंकि इस समय सरकार भी वही है ना, सरकार और सब मिलाकर, मतलब एक जो मतलब मेजोरिटिज्म का जो सिस्टम है वो सब कुछ इंक्लूड हुआ है ना। उससे पहले क्यों नहीं दिया गया फैसला? अगर ये बात होती तो 1948 में जब मूर्तियाँ रखी गई थी, जब फर्स्ट टाइम मस्जिद के अंदर मूर्तियाँ रखी गई थी हटा के, तब कोर्ट को फैसला दे देना चाहिए था। तो ऐसा क्यों रोका गया? क्योंकि भारत ये चीज़ साबित करना चाहता था कि यहाँ ये सेकुलर कंट्री है। लेकिन धीरे धीरे आप पब्लिक परसेप्शन देख लीजिए आज क्या बन रहा है कि नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम, बेशक सरकार नहीं बोल रही, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में तो ये पूरी बात को फैलाया जा रहा है कि नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, सेकुलरिज्म तो गाली है। इस तरह की बातें होती हैं। तो फैसला इसीलिए आया कि जो मतलब जनरल परसेप्शन को देखकर वो फैसला दिया गया है। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।